को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 300 साल पहले भारत विकसित था, भारत धन धान्य से परिपूर्ण था, वहीं आज सुई से लेकर जहाज तक देश में बन रहा है। भारत अकेले देश है जिसकी 60% से अधिक भूभाग पर बेहतर कृषि होती है और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन भारत रखता है। एक नहीं, कई कई फसलें भारत ले सकता है और भारत लेता था। भारत कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक था। दुनिया के अंदर भारत कपड़ा बेचता था। आपने बंगाल के उन कारीगरों का इतिहास सुना होगा, जाना होगा, जिन कारीगरों ने को विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी उन शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए जिनके हाथ काट दिए थे, उनकी कारीगरी को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए थे, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। खेती किसानी में भी भारत के अंदर, जब तक भारत का किसान, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और आपसे एक पीढ़ी पहले के लोग जानते होंगे, हमारे यहां खेती बाड़ी में यूरिया, पोटास, डीएपी, जिंक फास्फेट या कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता था। ये सीजन था, होली से लेकर के और दीपावली के बीच हर गांव में गाय, बकरी, भैंस ये खेतों में बांधे जाते थे और खेतों में बांध करके वह उसी हिसाब से खेती की उर्वरता को बनाते थे। यानी जितनी हम खेती का दोहन करते थे उससे कई गुना हम खेती को रिटर्न करते थे। उसके माध्यम से परिणाम क्या होता था? आज जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी नेचुरल फार्मिंग कह रहे हैं, जिसके लिए सुभाष पालेकर जी कहते हैं जीरो बजट खेती, ये जीरो बजट खेती ही हमारा अन्नदाता किसान इस देश के अंदर करता था। ये वही खेती थी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय से जुड़े हुए उत्पाद, गाय का खुर उस धरती को मुलायम भी करता था, उसकी उर्वरता को भी बनाता था। परिणाम क्या होता था? खूब अन्न उत्पादन होता था, खूब अन्न उत्पादन होता था, धन धान्य से परिपूर्ण था। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी, यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दासता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। और जिस भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पर निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी, बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था। ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहां आता था, यहां से लेके जाता था, यहां से व्यापारियों का काफिला अपना सामान पहुंचाता था।
क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। और इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी जानकारी है, इस वक्त ही महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी है, मुठभेड़ में मारे गए 2 बड़े नक्सली कमांडर और केंद्रीय कमेटी मेंबर के 2 नक्सली भी इसमें ढेर पाए गए हैं और दोनों नक्सली पर 40-40 लाख रुपए का इनाम था। मौके से AK-47 और इंसास और PGL लॉन्चर बरामद हुआ है, यानी कि बहुत बड़ी सफलता इस वक्त हाथ लगी है। जिला नारायणपुर का भुजमड़ जंगल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी महोदय संगठन कैडर्स की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल द्वारा अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 22 सितंबर को प्रातः से लेकर अनेक बार महोदय एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में 2 पुरुष महोदय कैडर का डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और काफ़ी अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी घटनास्थल से बरामद किए गए थे। दोनों महोदय कैडर का शिनाख्ती सेंट्रल कमेटी मेंबर राजू उर्फ KRC उर्फ गुड्स हाउस के रूप में तथा दूसरा महोदय कैडर का शिनाख्ती सत्यनारायण रेड्डी उर्फ गौसा दादा के रूप में हुई। दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स विगत कई वर्षों से दंडकारण इलाके में अनेक घटना में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता रहा। कई सुरक्षा बल की जवानों को शहादत में यह ग्रामीण का जो हत्या इस प्रकार के प्रकरण में उनका भूमिका रहा और इन दोनों माओवादी कैडर के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 40 लाख इनाम भी घोषित है। इस माओवादी कैडर्स के संबंध में अन्य डिटेल्स और जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है। और अब आगे बढ़ेंगे। झारखंड में कुर्मी समाज का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है, लेकिन इस बार आंदोलन के बीच महागठबंधन की दरार साफ देखने को मिल रही है। कांग्रेस और झामुमो ने आंदोलन से दूरी बना रखी है। 3 राज्यों के कुर्मी ST में शामिल होने को लेकर आंदोलन जारी है, जिसमें झारखंड आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि जनता की आवाज दबाने वाली सरकार और उनके साथी दल अब बेनकाब हो चुके हैं। कुर्मी समाज हमेशा से आदिवासी रहे हैं और अब हक के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। वहीं राष्ट्रीय गलियारों में इस मुद्दे को लेकर गर्माहट देखने को मिल रही है। जहां पर एक और कई पार्टियां कुर्मी आंदोलन का समर्थन कर रही है, तो महागठबंधन इस आंदोलन से काफी दूर बनाते हुए आला कमान के निर्देश के इंतजार का हवाला दे रहा है। नहीं, कांग्रेस की एक ही प्रतिक्रिया है, यह कांग्रेस का भी वही है। क्यों तो इतना बड़ा दर्द देने वाली कांग्रेस ही है और स्वीकार करने वाले भी हैं। जिस सूची की बात होती है या फिर जिस सूची से हटाने की बात होती है वो काल कांग्रेस का था, और उस समय जब इसे हटाने की बात और चर्चा लोकसभा के अंदर आई तो तत्कालीन 17 पार्लियामेंट मेंबर ने इस विषय को उठाया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इसे लिपिक भूल कहकर हाउस के अंदर जवाब दिया। अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है जो पूर्व में इस विषय के परिविकार रहा कर, लेकिन उनकी मौन अब किस बात की ओर इशारा कर रही है, पूरी पार्टी मौन क्यों है? ये सारे प्रश्न उनके लिए हैं, जनता भी पूछेगी और मुझे लगता है कि आपको भी उनसे इस विषय में स्पष्ट आना चाहिए कि उनका मत समय समय पर बदलता है। आवश्यकता के हिसाब से राजनीतिक दल अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन ये विषय आवश्यकता के अनुसार नहीं है। ये विषय लंबे समय से संघर्षरत एक समाज का जो अधिकार है उसे पुनर्स्थापित करने की पहल। नहीं, कांग्रेस की एक ही प्रतिक्रिया है, यह देश का मामला है, यह केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार भाजपा की है, राज्य में भाजपा के विधायक आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं, उनकी सहयोगी पार्टी आंदोलन को लीड करने का प्रयास कर रही है। उनकी सहयोगी पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी हैं। पहले तो उनको अपना चेहरा दिखाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जब से वो सांसद बने हैं तब से उन्होंने कितनी बार इस मांग को उठाया या जो भी किया।
केंद्र सरकार के हाथ में सारी चीजें हैं। वो क्या निर्णय लेगी, किसी भी जाति को कहाँ रखना है, उसे किस सूची में रखना है, नहीं रखना है, ये केंद्र सरकार पहले भी इस तरह का निर्णय लेकर गजट नोटिफिकेशन करते रही है। झारखंड के मामले में ही गंजू, भोक्ता, वहाँ अर्जुन मुंडा जी जब मंत्री थे तब पातर मुंडा को आदिवासी समुदाय में शामिल कराया गया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो केंद्र निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना निर्णय स्पष्ट दें, लेकिन बाकी कांग्रेस इस पर गहनता से विचार विमर्श कर रही है। राज्य स्तर पर भी विचार विमर्श होगी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी तो उसमें विचार होगा, फिर केंद्रीय नेतृत्व के पास मसला जाएगा, वहां पर विचार विमर्श होगा, क्योंकि सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है। गिरिडीह में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीसीएल सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत विभाग ने कोयला तस्करी में इस्तेमाल होने वाले 7 बाइक को जब्त किया है। इस दौरान कोयला तस्कर फरार पाए गए हैं। सीसीएल की ओर से सभी जब्त बाइक को मुफस्सिल थाने में सौंप दिया गया है और इस संबंध में सुरक्षा विभाग के नकुल नायक ने बताया है कि महाप्रबंधक और परियोजना पदाधिकारी मुफस्सिल थाना प्रभारी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। हमारे पीओ जीएम एवं मुफस्सिल थाना का बड़ा बाबू के आदेश अनुसार जो है हमें पता चला कि सुबह सुबह मॉर्निंग समय में काफ़ी मेन रोड से लेके निकलती है, तो मैं आज छापा मारा और मैं इसे 5 मोटरसाइकिल में पकड़ा हूँ। आज मैं मुफस्सिल थाना लेके जा रहा हूँ, इसके आगे कार्रवाई की जाएगी। रांची में दुर्गा पूजा के दौरान भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई बदलाव किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शहर के प्रमुख पूजा पंडालों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं, जहां से वाहनों का प्रवेश नियंत्रित कर दिया जाएगा। के मद्देनजर हमने जो ट्रैफिक का है उसमें जो मेजर पंडाल हैं, जैसे पक्की बाजार में हो गया या जिला स्कूल का हो गया, रेलवे स्टेशन के पास हो गए, ऐसे जो विभिन्न पंडाल हैं उनके आसपास में हमने रोड डाइवर्जन क्रिएट किया है, नो व्हीकल जोन वहाँ पे डिक्लेयर किया है। और जब ये पूजा पंडाल अमूमन चौथे और 5वें और 6वें दिन ये ओपन होते हैं, तो उस दिन से ये ट्रैफिक का प्लान इम्प्लीमेंट होगा। और साथ ही हमने लगभग शहर के 150 जगहों पे डिफरेंट रोड्स पे ड्रॉप गेट्स क्रिएट वहाँ पे लगा रहे हैं, और उसके थ्रू और हमारे जो लगभग 250 से अधिक जो हमारे ट्रैफिक चेक पॉइंट्स हैं उनकी मदद से इस आगामी नवरात्रि पूजा में ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा। और मेरी समस्त रांची वासियों से ये गुजारिश है कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। जहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्किंग डिक्लेयर किया गया है आप वहीं पे व्हीकल पार्क करें। अगर बहुत इमरजेंसी है तभी आप व्हीकल से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैदल ट्रेवल करें। इसकी वजह से रोड का कंजेशन भी कम रहेगा और आप समस्त राज्यवासियों को एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाएगा। तो सबसे गुजारिश है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। गिरिडीह में जीएसटी बचत उत्सव के तहत मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली और इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और आमजन से मुलाकात कर केंद्र सरकार की ओर से दी गई राहत की जानकारी साझा की। मरांडी ने कहा है कि पीएम मोदी ने देशवासियों को दुर्गा पूजा और दीपावली के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है। नई जनरेशन का जीएसटी 22 तारीख से लागू हो गया है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचेगा और इससे खुशी में गिरिडीह में जीएसटी बचत उत्सव मनाया गया। पहले तो आप सबको ध्यान में होगा जब बजट सत्र था उस समय देशवासियों को 12 लाख रुपया तक की कर से लोगों को मुक्त कर दिया। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो बचत सीधा सीधा लोगों के खाते में। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से उन्होंने घोषणा की कि दीपावली में देशवासियों को बड़ा तोहफा दें। लेकिन दीपावली तो भी आने में बाकी है, उससे पहले ही
जीएसटी में जो इतनी बड़ी भारी सुधार जिसमें से की, अब उसको कह सकते हैं कुल मिलाकर के मुख्य रूप से तो 2 ही स्लैब रहती है, 18 और 5 को लेकर। एक वस्तुओं पर जो जीएसटी है वो तो शून्य कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि देश की जनता की आप पैसे भी बचे हो रहा है, देशवासियों को इससे बहुत बड़ी राहत है। दुर्गा पूजा के स्थापन के शुभ अवसर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी घटाया है। उसी को लेकर आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय बाबूलाल सर के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर भ्रमण किए और हर एक दुकानदारों में हर एक जो ग्राहक है जनता को बता रहे हैं कि हमारे मोदी सरकार जो जीएसटी घटाया है उसके बारे में बता रहे हैं। जीएसटी घटा, मोदी सरकार को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। रांची के खिलाड़ी थाना क्षेत्र में 21 अगस्त की रात्रि से सशस्त्र बल के ऊपर फायरिंग करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया है कि 4 अज्ञात अपराधी लूटपाट के इरादे से यहां पर बने हुए थे और इसी दौरान उन्होंने पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने गहन छानबीन कर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से अवैध हथियार समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। कल रात्रि में एक व्यक्ति पकड़ा गया जो पाही जंगल के पास, जो राय बुरमू मेन रोड से होके जा रहा था बलेनो गाड़ी में, उसके पास से एक देसी पिस्टल, 4 गोलियां और 10 गोली 7.62 पिस्टल का मिला है। उसने कन्फेशन में बताया कि वो लोग रॉबरी का प्लान कर रहे थे, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो डीओ होल्डर है और कोयला का व्यापारी करते हैं, बालू का व्यापारी करते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा वो लोग इधर से उधर लेके मूव करते हैं। तो ये लोग रॉबरी का प्लान कर रहे थे कि उनको पिस्टल या बंदूक दिखा के उनसे पैसा लूट लिया जाए। तभी वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। एक बलेनो गाड़ी थी और एक अपाचे बाइक वहाँ पे मौजूद था घटनास्थल पे। तो जैसे ही गश्ती गाड़ी गुजरी, उन्होंने देखा कि ये लोग संदिग्ध अवस्था में वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने गाड़ी को रिवर्स किया और उतरकर पूछताछ करने लगे। तो अपाचे बाइक वाला से पूछताछ कर रहे थे, तब तक 2 अपराध कर्मियों ने इन पे गोली चलाई जो उनके पैर में लगी। तो इस घटना के उद्भेदन में अभी तक एक की गिरफ्तारी हुई है और लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ती है। झारखंड के पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में ग्रामीण बालू माफियाओं के आतंक से काफी परेशान है। बालू माफियाओं के खिलाफ ग्रामीण गोलबंद हो गए हैं। अब बीजेपी नेता मंजू लता दुबे भी ग्रामीणों के समर्थक यहां पर बनती हुई नजर आई। उन्होंने बताया है कि बालू माफियाओं के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। कई शिकायतों के बाद भी पुलिस बालू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मंजू लता दुबे ने पुलिस से बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।